अप्रैल का महीना है, साल है 2024। मैं, आप और 140 करोड़ देशवासी शासन प्रणाली के सबसे बड़े त्योहार का गवाह बनने जा रहे हैं, जिसे हम लोकतंत्र कहते हैं। और चुनाव इसी लोकतंत्र की आत्मा है। चुनाव वो हथियार है जिससे आम जनता सत्ताधीशों का भविष्य तय करती है। वोटिंग के जरिए हर साल, जिसे समझें अगर वोटिंग की जाती है तो हर 5 साल में जनता नेताओं का रिपोर्ट कार्ड देखती है, समझती है, परखती है और उस पर हस्ताक्षर करती है। नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर। इलेक्शन स्पेशल पॉलिटिकल कॉरिडोर में आज हम पहले फेज की वोटिंग पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि किन मुद्दों के इर्द गिर्द इस 102 सीटों पर जो पहले फेज में हुई हैं उस पर वोट डाले गए हैं, और अब आगे 26 अप्रैल को होने वाले दूसरे फेज की वोटिंग में क्या मुद्दे रहने वाले हैं और पहले फेज की वोटिंग का पैटर्न दूसरे फेज को कितना इम्पैक्ट करेगा, या पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को कितना बदलेंगे, चाहे फिर वो चुनाव प्रचार हो, यानी कि अपना चुनाव प्रचार सेकेंड फेज में आते आते गियर कैसे बदलेंगे। ऐसे में हम पहले फेज से दूसरे फेज के बीच के ट्रांजिशन को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। आज 18वीं लोकसभा के पहले चरण का चुनाव पूरा हो चुका है। 21 राज्यों की 102 सीटों पर सांसदों को चुनने के लिए वोट डाले जा चुके हैं। इस बार पहले चरण का औसत वोट पिछली बार से कम रहा है। अक्सर ये माना जाता है कि वोटिंग टर्नआउट सीधे तौर पर नतीजों का आकलन कराने में मदद करता है। ऐसा भी माना जाता रहा है कि अगर वोटिंग ज्यादा हुई तो इसका फायदा विपक्षी पार्टी को होता है, क्योंकि तब वोटर बदलाव के लिए वोट करता है। लेकिन हाल फिलहाल में जो चुनाव हुए उसमें यह थ्योरी गलत साबित हुई। अब ज्यादा वोटिंग परसेंटेज का मतलब यह भी होने लगा है कि सत्ता, जो पूरी लहर है, वो सत्ता पक्ष में है। तो सिर्फ इस आकलन के जरिए नतीजों को या फिर नतीजों के नतीजे तक पहुंचना ठीक नहीं होगा। इसीलिए हम मुद्दों को भी आज की चर्चा में लेकर आएंगे, मुद्दों पर भी बात करेंगे और राज्यवार तरीके से सियासी दलों की ताकत, कमजोरी को भी समझेंगे। लेकिन पहले पिछले 25 वर्षों में वोटिंग टर्नआउट को भी समझ लेना जरूरी है, अगर हमको किसी कंसेंसस पर, किसी आकलन पर पहुंचना है। तो समझते हैं कि क्या रहा पिछले 25 सालों का वोटिंग टर्नआउट। 1999 में 59.99% वोटिंग हुई। इस चुनाव में बीजेपी को 182 सीट्स मिली थी। अब गौर से उन आंकड़ों को समझिए, जिससे हम ये समझ पाए, उस नतीजे पर आ पाए कि किस तरीके से वोटिंग परसेंटेज आपके आंकड़ों में और आपकी जीत हार में बदलाव करता है। तो जब 182 सीट्स मिली थी और अटल बिहारी वाजपेयी की गठबंधन वाली सरकार बनी। अब बात 2004 में वोटिंग प्रतिशत की। 2004 में वोटिंग प्रतिशत में 1.92% की कमी आई थी। तो बीजेपी की सीटें घटी और कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की। बात 2009 की। 2009 में वोटिंग प्रतिशत में 9.04% का इजाफा हुआ। कांग्रेस की सत्ता बरकरार रही, साथ ही कांग्रेस को 51 सीट्स का फायदा मिला। अब आइए 2014 के चुनाव पर। इस साल वोट प्रतिशत में केवल 1.16% की कमी आई, लेकिन नतीजे क्या रहे? बीजेपी 116 यानी 116 से 282 सीट वाली पार्टी बनकर उभर गई। केवल प्रतिशत में फर्क आया, 1.16% की कमी आई और बदलाव इतना बड़ा हुआ। और कांग्रेस को 162 सीटों का नुकसान हुआ। और ऐसे में 2019 की बात करें तो 2019 में वोट प्रतिशत 1.45% बढ़ गया 14 से 19 के बीच में, और बीजेपी ने 300 के आंकड़े को पार कर दिया और कांग्रेस को 8 सीटों का फायदा हुआ। तो पिछले 5 लोकसभा चुनाव के आंकड़ों को देखें तो वोटिंग प्रतिशत से देश की जनता का सियासी मिजाज समझना बेहद मुश्किल है। राज्यों के चुनाव की तरह वोटिंग प्रतिशत घटने या बढ़ने को सत्ता में वापसी
या सत्ता बरकरार रहने का पैमाना नहीं माना जा सकता। हाँ, ये बात अलग है कि वोटिंग प्रतिशत में इजाफा एक स्वस्थ लोकतांत्रिक देश की पहचान होती है। जैसे कि हमने 2009 के चुनाव में ये तमाम जो समीकरण हैं वो देखे। शुक्रवार को 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई। 1600 से अधिक उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। हालांकि नतीजों के लिए अभी इन कैंडिडेट्स को करीब 1.5 महीने का इंतजार करना होगा। अब 26 अप्रैल यानी शुक्रवार को दूसरे चरण का चुनाव होने वाला है। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, 543 सीटें, और ये 543 सीटों पर निष्पक्ष चुनाव कराना बहुत ही बड़ी चुनौती होती है। चुनावी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सुरक्षा, डेमोग्राफी, संसाधन जैसे अलग अलग कारणों की वजह से कई चरणों में चुनाव कराए जाते हैं। अब एक बार भारत का ये नक्शा भी देख लीजिए। आपको स्क्रीन पर ये नक्शा नजर आ रहा होगा, जिससे आप पहले और दूसरे चरण के इलाकों को बेहतर तरीके से समझ सकें। पहले चरण में जहां उत्तरी राजस्थान, उत्तराखंड, नॉर्थ ईस्ट, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ से लगने वाली मध्य प्रदेश की सीटों पर चुनाव हुए, तो वहीं अब 26 अप्रैल को कर्नाटक की, छत्तीसगढ़, यूपी की 8, बिहार की 5, बंगाल की 3 सीटें सहित 89 सीट्स पर चुनाव होंगे। और ये दूसरा फेज कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने लगातार पहले फेज की महत्व आपको बताया कि पहला फेज भारतीय जनता पार्टी को किस दिशा में, विपक्ष को किस दिशा में ले जाएगा। अब यह है दूसरा फेज, जहां पे चुनाव प्रचार को अगले गियर में बदल दिया है। अब देखिए, इन 89 सीट्स पर इस शुक्रवार को चुनाव होने हैं। बिहार और बंगाल की जिन सीटों पर वोटिंग है वो सीमावर्ती इलाके से है। कर्नाटक और केरल की जिन सीटों पर वोटिंग होनी है वो भी एक दूसरे से लगते हैं। दरअसल जैसे चुनाव आयोग इस पूरी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए इलाकों का बंटवारा करता है, राजनीतिक दल भी उसी हिसाब से अपने मुद्दे और एजेंडे को बदल देते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अब आपको पहले फेज से दूसरे फेज में जो ये ट्रांजिशन फेज है, इसमें मुद्दे, आक्रामकता, तरीके, सब कुछ चुनाव प्रचार के बदलते नजर आएंगे। वो नारे जो आपने अब तक नहीं सुने, वो नारे अब आपको सुनने में आने लगेंगे। बड़े नेताओं के दौरे हों, रैलियां हों, ये भी उसी हिसाब से तय होते हैं। पहले चरण के चुनाव प्रचार के दौरान भी हमने देखा कि कैसे समय के साथ ना सिर्फ नए नए चुनावी मुद्दे सामने आए, बल्कि एक दूसरे पर आरोप का तरीका भी बदलता चला गया। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बीजेपी के कोर इश्यूज में मोदी की गारंटी, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और राम मंदिर का मुद्दा था। वहीं विपक्षी दल रोजगार और युवाओं के मुद्दे पर सरकार को घेर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे पहले चरण का चुनाव की तारीखें नजदीक आईं, दोनों ही तरफ से नेताओं ने अपने सियासी तरकश से आरोपों के नए नए तीर निकाले थे। बीजेपी की तरफ से कच्चा तीवू के जरिए कांग्रेस पर जबरदस्त अटैक किया गया, तो राहुल गांधी ने तकरीबन हर जनसभा में संविधान बदलने का बात करी, संविधान बदलने का डर भी दिखाया, जिसमें कहा गया कि अगर फिर से बीजेपी की सरकार बनती है तो संविधान में बदलाव किए जाएंगे। और अब इस स्ट्रैटेजी का दोनों ही पार्टी ने एक लेवल को और ऊपर बढ़ा दिया है, तब्दीली, ट्रांजिशन, और अब गियर चेंज कर दिया गया है। अब आपको ये कुछ उदाहरण से समझने की कोशिश कराते हैं कि पहले चरण में तमिलनाडु की 39 सीट्स पर चुनाव हुए। राम मंदिर का मुद्दा भाषण में रहा और रैलियों में जोर शोर से उठा, लेकिन इसे बहुत एग्रेसिव तरीके से नहीं उठाया गया। जबकि तमिलनाडु में 88% आबादी हिंदुओं की है, क्योंकि तमिलनाडु में बीजेपी का वीक पॉइंट हिंदू सेंटिमेंट कह लें, सनातन कह लें, नहीं, बल्कि कैडर और नेतृत्व की कमी भी है। पहले चरण में अन्नामलाई के जरिए बीजेपी ने इस कमजोर कड़ी पर फोकस किया। और आपको एक और खास बताएं, देखिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, वहां पे अब कोई प्रमुख चेहरा नहीं है, नरेंद्र मोदी ही चेहरा है। वहां पर जो मुख्यमंत्री बनाए गए वो नोन फेस नहीं है, स्टारडम नहीं है। लेकिन वही स्ट्रैटेजी तमिलनाडु में नहीं रखी गई। तमिलनाडु में उनको एक स्टारडम चेहरा चाहिए था,
जो लोकल कनेक्ट कर सके, इसलिए अन्नामलाई को बनाया गया। अदरवाइज आपने भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी में ये देखा होगा कि चेहरा केवल एक ही है, स्टार केवल एक ही है, लेकिन साउथ में, खासतौर पे तमिलनाडु में लोगों से कनेक्ट करने के लिए अन्नामलाई आए, सड़कों पे रहे, 200 दिन तक पदयात्रा करी, जिससे कि कनेक्ट पैदा हो। क्योंकि साउथ में लोगों को क्या चाहिए, साउथ में लोगों को अपना लोकल आदमी चाहिए जो संसद में पहुंचे और उनके इश्यूज उठाए। तो पूरी की पूरी जो बीजेपी ने अन्नामलाई के ऊपर इसका पूरा फोकस रखा, जैसा उन्होंने कहा उसी इशारे पर काम किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 के चुनाव को आशा, 2019 के चुनाव को विश्वास और 2024 के चुनाव को गारंटी का चुनाव बताया। लेकिन जिस दिन पहले चरण के लिए वोट डाले जा रहे थे, उसी दिन पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने अमरोहा में पलायन का जिक्र किया। आए दिन यूपी में दंगे होते थे, लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ता था। पश्चिमी यूपी के कितने मोहल्लों में सामूहिक तौर पर मकान बिकाऊ है, उसके पोस्टर लगाने पड़ते थे। हमारी बहन बेटियां तक सुरक्षित नहीं थी। ये हमारे योगी जी ने आपकी सुरक्षा के लिए यूपी को ऐसे अपराधियों से मुक्ति दिलाई है। जिस ट्रांजिशन की हम बात कर रहे थे, अब यहां एक और बात गौर करने वाली है। जो बीजेपी पहले चरण में नेशनल इशू को लेकर पश्चिम यूपी में प्रचार कर रही थी, उसी पश्चिम यूपी की अमरोहा सीट पर दंगे और पलायन का जिक्र आने लगा। इससे साफ है कि दूसरे चरण का चुनाव प्रचार अब डिफेंसिव से अटैकिंग मोड में शिफ्ट होता नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी और अखिलेश यादव को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के अटैक का तरीका भी पहले से अधिक तंज भरा नजर आ रहा है। और ये दो शाहजादों की फिल्म का पहले ही रिजेक्शन हो चुका है। हर बार ये लोग परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की टोकरी उठाकर यूपी की जनता से वोट मांगने निकल पड़ते हैं। अपने इस अभियान में लोग हमारी आस्था पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। बीजेपी के इसी गियर शिफ्टिंग की सबसे बड़ी वजह है दूसरे चरण की सीटें। दूसरे चरण में सबसे अहम राज्य है केरल। केरल में मोदी पॉपुलर हैं, लेकिन वोटर अभी भी बीजेपी की तरफ शिफ्ट होते दिखाई नहीं दे रहे। भारतीय जनता पार्टी ने केरल में रणनीति बदली भी है और जमीन पर काम किया भी है। पिछले चुनाव की बात करें तो यहां कांग्रेस 16 सीटों पर लड़ी और 15 में जीत दर्ज कराई थी। अमेठी हारने वाले राहुल गांधी वायनाड में जीत गए थे और इस बार भी ये माना जा रहा है, इस बार फिर वहीं से जाहिर तौर पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर बीजेपी के पास केरल में एक टफ पिच पहले से तैयार है और भारतीय जनता पार्टी ने केरल को भी अपनी नाक की लड़ाई माना है। आजादी के पहले से भारतीय जनता पार्टी का जो संघ पूरा ऑर्गेनाइजेशन है वो केरल में काम कर रहा है और लेफ्ट के साथ हमेशा से वो अपने संगठन को मजबूत करता आया, लेकिन उस दौरान लेफ्ट ने अपना संगठन ज्यादा मजबूत कर लिया। लेकिन पिछले खासतौर पर 2024 के मद्देनजर आरएसएस ने वहां काम किया। वहां पर जो क्रिश्चियन परिवार हैं उनके साथ 25 दिसंबर मनाई, उनके दिलों में घर करने की कोशिश की और ये उन दिन के लिए है जो अब है, जो फ्राइडे को केरल में चुनाव होने वाला है। अब देखिए, पूरी की पूरी टफ पिच अपनाने के बाद जिसे भेदने के लिए बीजेपी अपने कैंपेन को नई धार देने की कोशिश कर रही है केरला अलग तरीके से। कांग्रेस की इस मोनोपोली को तोड़ने के लिए बीजेपी इस बार केरल में राहुल गांधी की पॉलिटिकल कैपेबिलिटी, कांग्रेस की पिछले कार्यकाल में भ्रष्टाचार को लेकर और डेवलपमेंट के मुद्दे को उठा रही है, तीखे प्रहार कर रही है। और ये केवल भाषाओं और संबोधन में ही नहीं बल्कि प्रचार तंत्र के बाकी तरीकों में भी नजर आएगा। पहले चरण की वोटिंग के दौरान ही बीजेपी अध्यक्ष वायनाड में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे और जिस तेवर और कलेवर के साथ उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधा, उससे बीजेपी की कैंपेन रणनीति का अपग्रेड वर्जन सबके सामने था।
राहुल गांधी परिवारवाद के पोषक है, जो प्रजातंत्र के लिए घातक है। राहुल गांधी believes in dynastic rule, which is detrimental for the Indian democracy. राहुल गांधी हमेशा भ्रष्टाचारियों के साथ मिलकर के चलते हैं और खुद भी कई भ्रष्टाचार के केसेस के सिलसिले में कोर्ट के द्वारा बेल मिलकर के उनको रहना पड़ा है। राहुल गांधी उसी तरीके से अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं, तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करते हैं। साथ ही वोटिंग के पहले जो लास्ट टाइम नैरेटिव सेट करने की परंपरा है, बीजेपी की नजर राहुल गांधी के हार्ड स्टेटमेंट पर भी है, जिस पर काउंटर अटैक इस सियासी लड़ाई को कम से कम केरल में प्रधानमंत्री मोदी वर्सेस राहुल गांधी बनाया जा सके। जैसा कि हमने पहले चरण में देखा कि कैसे गरीबी को लेकर राहुल गांधी की एक बाइट पर प्रधानमंत्री मोदी ने जबरदस्त वार किया। अब सवाल है कि क्या पहले चरण के चुनावी मुद्दे दूसरे चरण में कैरी होंगे? देखिए, कुछ मुद्दे तो ऐसे हैं जो आखिरी चरण तक हर पार्टी के चुनाव प्रचार में मौजूद रहेंगे, जैसे बीजेपी की तरफ से 10 साल के कामकाज, भारत जो 2047 का विजन हुआ, राम मंदिर, परिवारवाद और भ्रष्टाचार। तो वहीं विपक्ष की तरफ से रोजगार, जांच एजेंसियों को लेकर कथित आरोप और सनातन के जरिए ध्रुवीकरण की कोशिश तो पूरे चुनाव में होगी। लेकिन इस चुनाव में हम और आप इन्हीं मुद्दों का एक फिल्टर्ड फॉर्म देखेंगे। पहले चरण में जहां इन मुद्दों का जिक्र एक बड़े पर्सपेक्टिव में हुआ, या कहें एक नेशनल पर्सपेक्टिव में हुआ, अब इन्हीं मुद्दों को ग्राउंड से कनेक्ट किया जाएगा। रोजगार, 10 साल के कामकाज, मोदी की गारंटी जैसे मुद्दों के जरिए पर्सनल कनेक्ट करते हुए इमोशनल टच की कोशिश की जाएगी। ट्रांजिशन, गियर बदल जाएगा और इस बात में कोई दो राय नहीं कि ये सभी मुद्दे जितने जरूरी देश के विकास के लिए, उतने ही जरूरी युवाओं के पर्सनल डेवलपमेंट के लिए भी हैं। और पहले से दूसरे चरण में ट्रांजिशन में भी जमीनी अंतर आपको देखने को मिलेगा। 2019 में बालाकोट स्ट्राइक के बाद देश में राष्ट्रवाद की एक नई लहर हुई, लेकिन इस बार ऐसा कुछ खास नजर नहीं आया। एक हाल ही में ऐसा कोई इवेंट नहीं हुआ जो 2019 में बालाकोट जैसा हुआ। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी की कई सभाओं में पाकिस्तान का जिक्र था। जब पहले चरण के लिए वोटिंग हो रही थी, उस वक्त दमोह में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान पर अटैक कर रहे थे, जिससे फिर साफ हो गया कि दूसरे चरण में राष्ट्रवाद की प्राथमिकता देने की कोशिश की जाएगी। ये तो थे मुद्दे जो अब आएंगे, और कई ऐसे मुद्दे जो पर्दे के पीछे हैं, धीरे धीरे आपके सामने नजर आएंगे। तब आपको लगेगा कि आज पॉलिटिकल कॉरिडोर में जो चर्चा हुई है वो सार्थक है, क्योंकि वही आपको आगे आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। याद रखिएगा कि जो गियर बदला जाएगा, नए नए बयान, नए नए नारे जो आएंगे, वो आगे आने वाले फेजेस के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से महत्वपूर्ण होंगे। अब आइए आपको राज्य दर राज्य कुछ राज्यों के सीटों के उदाहरणों से समझाते हैं कि इन मुद्दों का एक अलग लेवल समझना होगा कि कैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है। तो राजस्थान की ये 13 सीटें बेहद महत्वपूर्ण हैं। अजमेर महत्वपूर्ण है, इसके बाद देखिए बाड़मेर भी भारतीय जनता पार्टी और लगातार चर्चाओं में है, क्योंकि यहां पर केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने रविंद्र भाटी, जो एक समय भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले थे, विधानसभा में नहीं हो पाए थे, विधायक हैं लेकिन अब सांसदगी का चुनाव लड़ रहे हैं। रविंद्र भाटी युवा हैं, आक्रामक हैं, ऐसे में वो बहुत ज्यादा चुनौती भारतीय जनता पार्टी को यहां पर देते हुए नजर आ रहे हैं। और राजस्थान में ये एक ऐसी सीट है जो सबसे ज्यादा चर्चित है और इस सीट ने पूरे चुनाव को रोचक बना दिया है। बीजेपी आलाकमान का भी इस सीट पर लगातार नजर बनी हुई है और सर्वे भी हर 3 दिन में कराए जा रहे हैं। मतदाता फिलहाल साइलेंट है और यहां मुकाबला त्रिकोणीय होता नजर आ रहा है। अब देखिए बात जालौर सिरोही की। सामाजिक समझौते के आश्रय यहां वोटिंग और नतीजे के कयास लगाए जा रहे हैं। यहां पर अशोक गहलोत एक्स सीएम के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। अब बात जोधपुर में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही तरफ से राजपूत मैदान में है। बीजेपी की तरफ से गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, जो 2 बार के सांसद रह चुके हैं और जल शक्ति मंत्री थे, और ऐसे में यहाँ पर सामने राजपूत करण सिंह उचियाड़ा को उतार दिया गया है।
अब ये देखना होगा कि राजपूत जो सो कॉल्ड भारतीय जनता पार्टी का वोटर हुआ करता था वो कितना स्प्लिट हो पाएगा। और ये वो सीट है जो हमेशा से हॉट थी और अभी भी हॉट बनी हुई है। बीजेपी जहां केंद्र में नरेंद्र और जोधपुर में गजेंद्र की बात करती आई है, थीम पर मैदान में उतर चुकी है, तो वहीं कांग्रेस ने जोधपुर का बेटा और विकास का नारा यहां पर दिया है। अब बात बांसवाड़ा की करते हैं। बांसवाड़ा इसलिए जरूरी है क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी का जो सोशल इंजीनियरिंग में सबसे महत्वपूर्ण है आदिवासी, कांग्रेस के एक विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवीया को भारतीय जनता पार्टी ने अपने पार्टी में शामिल कराया, वहां से सांसदगी की टिकट दी। ऐसे में बांसवाड़ा भी बहुत महत्वपूर्ण अजीबोगरीब स्थिति वहां पर बन चुकी है। कांग्रेस और बीएपी बाप का गठबंधन है, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी भी मैदान में है, तो ये सीट भी महत्वपूर्ण है और सबकी नजर बनी हुई है। अब देखिए, भीलवाड़ा में ब्राह्मण वैश्य समीकरण की चर्चा है, ये सीट भी बेहद महत्वपूर्ण है। और चित्तौड़गढ़ में चंद्रभान सिंह आक्या का टिकट कटने के बाद बीजेपी के सीपी जोशी को भीतरघात का खतरा है, इसीलिए चुनाव के कुछ दिन पहले तक बहुत कुछ सामान्य किया गया। अमित शाह ने चंद्रभान आक्या से बातचीत भी करी ऐसी स्थिति में, और यहाँ तक कि भी समझाया कि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी चुनाव लड़ रहे हैं। यानी हर एक सीट यहाँ पर महत्वपूर्ण है और हर एक सीट पर टक्कर बहुत ज़बरदस्त है। अब बात कोटा की, क्योंकि कोटा पे सबसे ज़्यादा नज़र इसलिए रहती है क्योंकि आज़ादी के बाद से अब तक कोई ऐसा लोकसभा स्पीकर नहीं है जो दोबारा सदन पहुंचा हो, इसलिए कोटा पे सबसे ज़्यादा नज़र है। कोटा में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला हैं और वो ये कह रहे हैं कि वो सबसे बड़ी जीत के साथ वापस सदन में पहुंचेंगे, लेकिन उनके सामने उनके पुराने मित्र ही चुनाव में ताल ठोक रहे हैं। प्रहलाद गुंजल जो पहले बीजेपी में थे, नाराज होकर बागी हो गए और अब कांग्रेस के सपोर्ट के साथ कांग्रेस में चले गए। अब कांग्रेस के जो पहले उनके विरोधी थे अब उनके समर्थन में वहां पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। यहाँ वसुंधरा राजे फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वसुंधरा राजे के बेटे यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, वो उनका इलाका है और वसुंधरा राजे के बेटे 5 बार के सांसद हैं। ऐसी स्थिति में इस सीट की ज्यादा चिंता भारतीय जनता पार्टी को नहीं है, लेकिन एक बात महत्वपूर्ण है कि इस पूरे चुनाव प्रचार में जो एक फैक्टर होता है, एक्स फैक्टर, वसुंधरा राजे, वो इन 25 सीटों पर नहीं गई हैं और वो अपने घर पर हैं। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि वसुंधरा राजे का घर बैठना राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान देगा। देखिए, इसी दूसरे चरण में नॉर्थ ईस्ट की 7 सीटों पर वोटिंग होगी। नॉर्थ ईस्ट शुरू से ही मोदी सरकार के मुख्य एजेंडे का एक बड़ा हिस्सा है और इस बार के चुनाव में बीजेपी ने लुक ईस्ट से एक्ट पॉलिसी का नारा दिया और वहां पर जाकर ये समझाया कि विकास केवल भारतीय जनता पार्टी ही करेगी और नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा जरूरी है संसाधनों का होना, विकास का होना। वहां के लोगों की जरूरत है। वहां के लोगों में आपस खींचतान भी इसलिए है क्योंकि संसाधन कम है और सब उस पर अपना हक मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक न्यूनेस में बिलीव करती है, नई तरीके से चीजें लाती है, तो ऐसे में पैकेजिंग राष्ट्रवाद की एक और मोटी परत से होगी। देखिए, ताकि लोगों से और बेहतर तरीके से पार्टी का कनेक्ट हो सके। वहीं कांग्रेस भारत चीन सीमा के मुद्दे पर शुरुआत से अटकी हुई है, शुरुआत से उस पर बात करती है और मुखर होकर बात करती है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी के मजबूत होते किले को भेदने के लिए कांग्रेस के पास ये इकलौता ऐसा हथियार है जिसे बीते 10 साल में बीजेपी और मोदी सरकार के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। बंगाल पे जितनी नज़र ममता बनर्जी की है, लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की भी नज़र बंगाल पर बनी हुई है। अब बंगाल में दूसरे चरण में 3 सीटों पर चुनाव होने हैं और ये तीनों ही सीटें बीजेपी के पास हैं। पिछली बार जो 18 सीटें काबिज हुई उनमें से ये 3 सीटों पर, और भारतीय जनता पार्टी देखिए मुख्य विपक्षी दल की तरह वहाँ पर है और बहुत मेहनत की है उसके लिए। अगर हम 2009 से लेकर अब तक का सफ़र देखें तो 6% वोट बैंक था, उसको 10% में लाए, फिर 16% में लाए और फिर आखिरी चुनाव में 40% के आसपास भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक हुआ। और अब भारतीय जनता पार्टी बंगाल में अपनी सीटें बढ़ाने, वो 30 का टारगेट रखे हैं, लेकिन वो मानती है कि सीटें 18 से बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। जहाँ एक तरफ 18 बीजेपी तो 22 है टीएमसी। अब ऐसे में ये वो 3 सीटें हैं जहां पर बीजेपी काबिज है और बंगाल में इस बार महिला अस्मिता और सीएए का मुद्दा गर्म है। संदेश खाली एक बड़ा हथियार है भारतीय जनता पार्टी के पास ममता बनर्जी के खिलाफ, जो जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी लगातार ले जा रही है। इंडिया के सूत्रधार अब बीजेपी के साथ हैं।
दोनों दलों को अकेले तेजस्वी चुनौती दे रहे हैं। लालू की दो बेटी भले ही चुनाव मैदान में हो, लेकिन दोनों अपनी अपनी सीट बचाने की कवायद में जुटी हुई हैं। लालू परिवार पर भ्रष्टाचार का आरोप लंबे समय से है और साथ ही गठबंधन टूटते ही लालू राबड़ी शासनकाल में तेजी से सियासी मुद्दा, जिस तरीके से शासनकाल हुआ उसमें सियासी मुद्दा बनकर उभरा। वो बिहार में पहले से ही भ्रष्टाचार को लेकर परेशानी का सामना कर रहे लालू परिवार को अब बीजेपी के और तीखे हमलों का सामना करना पड़ सकता है। बिहार बहुत महत्वपूर्ण इलाका है। अब बात मध्य प्रदेश की। बाकी राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी के लिए चुनौती बहुत बड़ी है, लेकिन महाराष्ट्र में हालात थोड़े अलग हैं। 2019 के बाद दो बड़ी पार्टियों में टूट से समीकरण बदल दिए और महाराष्ट्र इतना महत्वपूर्ण था कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का हिस्सा ये 2 साल से था। भारतीय जनता पार्टी को अपने 40 पहले थी उनके पास अलायंस में, और अब वो अपने सीट बढ़ाने के लिए सारे समीकरण बदल डाले। ऐसे में महाराष्ट्र में किस करवट ऊट होता है वो भाजपा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ तक कि नाक की लड़ाई है। ऐसे में यहाँ पर भी आपको चुनाव प्रचार में तब्दीली, ट्रांजिशन देखने को मिलेगा। घाटी में धारा 370 हटने के बाद ये पहला लोकसभा चुनाव है। स्वाभाविक है कि धारा 370 घाटी में विकास और आतंकवाद के मुद्दे पर ही जम्मू कश्मीर में वोट डाले जाएंगे, और जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के लिए जाहिर तौर पे एक बार फिर से नाक की लड़ाई है, क्योंकि वहां पर इतना बड़ा बदलाव हुआ और अब वहां की जनता क्या सोचती है, किसको वोट देती है, इसे दर्शाएगा कि सब कुछ सामान्य है। देखिए, कुल मिलाकर चुनावी मुद्दे तो वही के वही रहेंगे, लेकिन उन मुद्दों का रंग रूप बदला बदला सा दिखेगा। पैकेजिंग नहीं हो चुकी होगी, जुबानी जंग और तीखे हो जाएंगे। कई पुराने मुद्दों का जिन फिर से बाहर निकल आएगा। पॉलिटिकल पार्टियां हवा का रुख अपने पक्ष में करने के लिए अपने अभियान को और धार देंगे, क्योंकि ये उनका काम है। लेकिन हमारा और आपका काम अपनी भलाई और देश के भविष्य को मजबूत करने का है। देश के विकास के लिए सही उम्मीदवार और सरकार का चयन करने का है, और इसके लिए सबसे जरूरी है अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना, क्योंकि लोकतंत्र के इस सबसे बड़े उत्सव में शामिल होना केवल हमारा अधिकार ही नहीं बल्कि हमारा कर्तव्य है। आज पॉलिटिकल कॉरिडोर में इतना ही। अगली बार फिर मुलाकात करेंगे किसी और राजनीतिक मुद्दे के साथ और उसको डिकोड करेंगे साथ मिलकर। तब तक बने रहिए भारत 24 पर।